हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने टाइपोलॉजीज ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट किया था पढ़ना, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी, जैसे कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इल डिफाइंड क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर के बारे में, और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने समझा था, जिसको हमने सॉल्व भी किया था, जिसका नाम है टावर ऑफ हनोई। और ये प्रॉब्लम में क्या था कि हमें ये जो 3 डिस्क यहाँ दिख रही हैं, हमें इस टावर से, टावर ए से इसको टावर सी तक लेके जाना है, और इसके कुछ रूल्स थे और उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया था प्रॉब्लम को। अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट का क्या मतलब है, जहाँ पे हमें रीअरेंज करना है चीज़ों को, और कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको रीअरेंज करना है, जिसके पहले से कुछ सेट रूल्स होते हैं और कई बारी रूल्स खुद भी हमें ढूंढने पड़ते हैं। एनाग्राम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एनाग्राम क्या होता है, जैसे सपोज एक वर्ड लिखा हुआ है थ्रो, इसका एनाग्राम क्या बनेगा, वर्थ। उसी वर्ड को हमने रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बना दिया। ऐसे ही एक वर्ड लिखा हुआ है लिसन, लिसन का एनाग्राम बन सकता है साइलेंट। मतलब क्या है कि वही सेम चीज़ें हैं, LISTEN, LISTEN, वही सेम अल्फ़ाबेट्स को हमने रीअरेंज कर दिया है। तो ये एनाग्राम भी एक एग्जांपल है प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट का, जिसमें हम वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स या सीक्वेंस को आगे पीछे रीअरेंज करते हैं। The cognitive skill needed to solve an anagram is constructive search by an operator systematically examines reasonable combinations। तो हम ये कैसे करते हैं, हम एक सर्च करते हैं, रीजनेबल कॉम्बिनेशंस करके देखते हैं, हम अलग अलग तरीके से सीक्वेंस में लगा के चेक करते हैं जब तक हमें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस नहीं मिलती है। देन आता है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Gestalt psychology suggests that problem-solving behavior also follows the stages that are followed in creative thinking। अब जैसे मैंने creative thinking की आपको जो stages बताई थी, सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी होती हैं। पहले हमें प्रिपेयर होना होता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होती है। उसके बाद हमें इनक्यूबेशन, मतलब कि हम बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, नहीं समझ में आ रहा होता आंसर, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो चलती रहती है चीज़, हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। फिर इल्यूमिनेशन, मतलब सडनली हमें वो, हम उसको छोड़ देते हैं जब उसके बारे में सोचना, तो थोड़ी देर बाद सडनली हमें एक आंसर समझ में आता है कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इंसाइट, इसको इल्यूमिनेशन को ही इंसाइट भी बोल सकते हैं ना, तो सडनली आपको आइडिया आ गया कि वो कैसे सॉल्व होगा, और लास्ट में आप उसकी वेरिफिकेशन करते हो। ये वही स्टेजेस हैं जो क्रिएटिविटी की हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी सेम स्टेजेस होती हैं। ये तो जेस्टॉल्ट ने बोला है कि सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिया क्या बोलते हैं, पॉलिया के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस अलग हैं। ये बोलते हैं कि पहली स्टेज है डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। तो पहली स्टेज में हमें प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी नॉलेज उस पर चाहिए होगी, किस एरिया की नॉलेज चाहिए होगी, प्रॉब्लम के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो एक तरीके से ये सेम चीज़ होगी जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन था, तो ये हम प्रिपेयर ही कर रहे हैं अपने आप को। दूसरा जो स्टेज 2 है, उसमें डिवाइस अ प्लान फॉर सोल्यूशन। यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मतलब हम अलग अलग तरीके, अलग अलग सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरीके से यहाँ कैसे फ्लो चार्ट बनाया, इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड स्टेज इन्होंने बोली है कैरी आउट द प्लान। तो जो भी हमने प्लान बनाया है स्टेज 2 में, हम उसको कैरी आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लास्ट स्टेज इज लुकिंग बैक। दिस इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, नहीं तो हम अपने प्लान पे कैरी आउट करते रहेंगे। तो पॉले ने बोला है कि ये 4 स्टेजेस होती हैं, इसको इन्होंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दिखाया है। एनकोडिंग द प्रॉब्लम इन वर्किंग मेमोरी, हम अपनी वर्किंग मेमोरी में एनकोड करते हैं प्रॉब्लम को। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसके बारे में उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमें जो भी नॉलेज है इससे रिलेटेड या जो भी एक्सपीरियंस है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट द प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो भी हमने प्लान किया है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इवेलुएट द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को इवेलुएट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये 4 स्टेजेस फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिया। अब स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इवन इफ द ऑपरेटर हैज ऑल द बेसिक नॉलेज, बैकग्राउंड स्किल,
येट देर इज़ नो गारंटी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, राइट। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर नॉलेज पूरी है ऑपरेटर को, स्किल भी है सारे, बट ये गारंटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ही करेगी। और स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि स्टेप्स हो गए या प्रोसीजर हो गए। तो हमें एक प्रोसीजर या स्ट्रैटेजी लिखनी चाहिए, लिख के रखनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो सोचनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी ही गाइड करती है ऑपरेटर को कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। तो स्ट्रैटेजी का क्या रोल है कि वो एक गारंटीड अप्रोच होती है। स्ट्रैटेजी मतलब एक प्लान्ड अप्रोच हो गई या गारंटीड अप्रोच हो गई, जिसमें हमें ये एक तरह से श्योरिटी रहती है कि इस स्ट्रैटेजी से अगर हम चलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब 2 मेजर स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज हैं, एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं ये है क्या। एल्गोरिथम एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि करेक्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकले, चाहे स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़े, लेकिन हम उसमें जैसे हमने टावर ऑफ हेनोई वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, हम उसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल गया प्रॉब्लम का। तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते रहते हैं जब तक करेक्ट मीनिंगफुल हमें वर्ड ना मिल जाए, जैसे एनाग्राम वाली प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम से चलती हैं, जिसमें हमें मतलब एक स्टेप में नहीं होता है, जिसमें हमें काफ़ी सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एल्गोरिथम वाली अप्रोच होती है। और हमेशा वो स्टेप ना एग्जैक्ट होने चाहिए, मतलब वो सही होने चाहिए और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्टेप्स में कन्फ्यूजन हो जाएगी तो फिर आप तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में उलझ जाओगे। तो एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होना चाहिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट मतलब वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसमें लगे हुए और आपकी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही। तो एक उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, उसकी टर्मिनेशन होनी चाहिए एल्गोरिथम की, कि जहाँ पे जाके उसको रिजल्ट मिल जाए। एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपके जो स्टेप्स होने चाहिए वो इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि आप धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन के पास पहुंच रहे हो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसके फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। फाइनाइट मीन्स ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली आप करते ही जा रहे हो और आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एल्गोरिथम मस्ट बी जर्नल, दिस मीन्स इट मस्ट सॉल्व एवरी इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोई भी एल्गोरिथम जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज हो रहा है वो उस टाइप की हर प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए। जैसे अ प्रोग्राम दैट computes the area of a rectangle should work on all possible dimensions of rectangle। तो कोई एक फॉर्मूला है अगर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा है, तो वो रेक्टेंगल के सारे जितने भी टाइप ऑफ डायमेंशंस हैं उन सब के लिए काम होना चाहिए उसका। तो ये जो स्टेप्स हैं ये उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा यूजफुल होने चाहिए। तो ये एल्गोरिथम एक तरह की गारंटीड अप्रोच है, जिसको अगर एक बार आपको पता चल गया कि इस तरीके से सॉल्व होगा तो आप उन स्टेप्स को नोट कर लो और वो ही स्टेप्स आपके काम आएंगे उस तरह की प्रॉब्लम में हर बार। फिर आता है ह्यूरिस्टिक्स। नेक्स्ट आती है स्ट्रैटेजी ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स यानी कि जैसे हम जिसको बोलते हैं रूल्स ऑफ थंब, या फिर एजुकेटेड गेस भी बोल सकते हैं इसको। एजुकेटेड गेस क्या होता है कि हमें पहले से कुछ नॉलेज है किसी चीज़ की, उसके अकॉर्डिंगली हम गेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक तो ये जर्नल है, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो हम एक स्ट्रिक्टली लिखी हुई कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसमें ना गारंटीड नहीं होती है कि हमें एक ही बार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें हमें कई बार ट्राई करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर भी आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रायल एंड एरर। तो वो जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो भी ह्यूरिस्टिक्स में ही आता है, क्योंकि उसमें हमें कई बार ट्राई करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। जैसे वो होता है ना, जैसे मान लो कोई लॉक नहीं खुल रहा है, आप उसमें अलग अलग चाबियां लगा के चेक कर रहे हो, वो ह्यूरिस्टिक्स ही है। तो आप उसमें एकदम गैस कर रहे हो कि ये वाली चाबी लग जाएगी कि ये वाली, लेकिन एक बार में नहीं आता है सॉल्यूशन, फिर आप दूसरी ट्राई करते हो। तो इस तरीके से ह्यूरिस्टिक काम करता है। इसमें मीन्स एंड एनालिसिस एक टेक्निक है। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब है आपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है, और आपका जो गोल है, जो बड़ा गोल है, उस तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे गोल जो है उनको पूरा करना है पहले, तब आप बड़े गोल पे पहुंच जाओगे। तो आपने पहले अपनी प्रॉब्लम्स को गोल्स में डिफरेंट एक्शंस में डिवाइड कर लिया है कि हम एक्शन 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, उससे हमारा ये गोल अचीव होगा, उससे ये अचीव होगा, उससे ये और उससे ये, और फाइनली इन चारों गोल्स के थ्रू हमारा एक जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मीन्स एंड एनालिसिस।
तो शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने के लिए। फिर आता है वर्किंग बैकवर्ड में क्या होता है, उल्टा चलते हैं हम। जैसे कभी आपने देखा होगा, आप मेज कभी सॉल्व करते हो, जब पजल मेज होती है ना, जिसमें हमें रास्ता ढूंढ के इधर उधर से एंड पे पहुंचना होता है, तो कई बार हमें सीधे तरीके से रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उल्टा चलना शुरू करते हैं, उल्टा चलते चलते हम स्टार्टिंग पे पहुंचते हैं। उसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड, क्योंकि ये भी हम एक तरीके से गैस वर्क कर रहे हैं, और लेकिन हम इसमें उल्टा चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है एनालॉजी, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी जब हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि बर्ड इन अ स्काई का क्या सिमिलैरिटी है फिश इन वाटर में, इन दोनों की आपस में क्या सिमिलैरिटी है। एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो एक तरह की एनालॉजी है। तो उसमें भी हम ह्यूरिस्टिक्स का अप्लाई करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि दोनों के एट्रीब्यूट्स को मैच करने की। जैसे बर्ड इन स्काई का क्या मतलब हुआ और फिश इन वाटर का क्या हुआ। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन से फैक्टर्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। एंड इसमें दो चीज़ें मेन है, एक तो टाइम टेकन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कितना टाइम हमने लगाया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन, हमें कितनी प्रोबेबिलिटी है सॉल्यूशन आने की, कितना हमें लगता है कि कितने चांसेस हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ फैक्टर्स जो इन्होंने डिस्कस करे हैं वो है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड गोल स्टेट, आपकी इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट में कितना डिफरेंस है, परसीवर सेट, फंक्शनल फिक्सडनेस, ये चार मेन फैक्टर्स हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ प्रॉब्लम। नेचर ऑफ प्रॉब्लम मतलब मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉब्लम का, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा उसको करने में, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, उस टाइप से मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है उसका, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है उस प्रॉब्लम का। ऑल्सो द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फाइनल गोल, कि इनिशियल स्टेट और फाइनल गोल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम उस गोल तक कैसे पहुँचेंगे, फाइनल गोल तक हम कैसे पहुँचेंगे। While size of a problem is positively related with the number of elements present in the problem space, तो क्या होता है कि अगर जैसे साइज ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है उतनी बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। जैसे हमने वो टावर ऑफ हनोई वाला जो किया था, उसमें क्या था, हमने देखा था तीन डिस्क है सिर्फ, ठीक है, लेकिन अगर वो 3 की जगह हमको 5 या 6 डिस्क मिली होती तो हमारी प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो जाता। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस प्रॉब्लम में, उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे एनाग्राम में क्या है, अगर लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स के लेटर बढ़ा दें, हम एक बड़ा सा वर्ड लिख दें, तो वो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड गोल स्टेट, अब गोल स्टेट यानी कि जो आपका गोल है, और इनिशियल मतलब जब प्रॉब्लम शुरू होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होती है और कितनी देर से। जैसे इन्होंने जंबल वर्ड्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे जंबल वर्ड्स में, टू गिव एन एग्जाम्पल, टेक अ कंप्लीट जंबल ऑफ लेटर्स इन एन एनाग्राम विच क्लियरली डिस्क्राइब सच अ सिचुएशन। तो जैसे एनाग्राम का एग्जाम्पल इन्होंने लिया हो कि जब बिल्कुल ही जंबल ऑफ लेटर्स हैं, जिसमें बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको सॉल्व करके क्या बनेगा। जैसे अगर आपको मैं इस तरीके से एक जंबल ऑफ वर्ड्स दे दूं, इस तरीके से मैं आपको एक वर्ड दे दूं जिसमें आपको अब ये नंबर ऑफ देखो अल्फ़ाबेट इसमें कितने ज़्यादा है, और मैं बोलूँ कि आप इसको बताओ कि इसका क्या वर्ड बनेगा जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है इसका। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे उतना ज़्यादा आपका जो इनिशियल स्टेट है उससे डिफरेंस गोल स्टेट का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो आप इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे लगा के देखोगे कि ये क्या बन रहा है, और फाइनली आप अपने गोल स्टेट में पहुंचोगे। अगर 4 सिर्फ वर्ड्स होते, अगर मैंने सिर्फ छोटे से वर्ड की आपको प्रॉब्लम दी होती, जैसे सपोज मैंने खाली ये लिखा होता है कि ये क्या है, ENO, तो आपको सिर्फ 3-4 स्टेप्स करने होते और आपको पता चल जाता है कि ये 1 लिखा हुआ है।
लेकिन अब ये इतना बड़ा वर्ड मैंने दिया है तो इसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट में फ़र्क ज़्यादा हो गया। तो आप ये जो है इसको अलग अलग तरीके से बहुत बारी करके देखोगे और फाइनली आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये जो है वर्ड दैट इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज द परसीवर सेट। परसीवर सेट क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, हमारा खुद का एक परसेप्शन ही होता है जो बहुत स्टीरियोटिपिकल होता है। स्टीरियोटिपिकल मतलब हम नए तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं, जो अभी तक चलता आ रहा है हम उसी तरीके से सोचते रहते हैं। स्टीरियोटिपिकल में क्या होता है कि हम अपना जो हमारा मेंटल सेट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। मेंटल सेट का मतलब एक बार जो हमें आदत पड़ गई हम उसी चीज़ को हमेशा उसी हैबिट को यूज़ करते रहते हैं, हम अपने तरीके को नहीं बदलते। हमारा परसेप्शन ही ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व होगी। अब प्रॉब्लम अगर चेंज हो गई है, उसमें अगर प्रॉब्लम में कुछ नया आ गया है तो हमारा पुराना परसेप्शन उस पर काम नहीं करेगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे सपोज हम ये पढ़ रहे हैं वर्ड मैकडोनल्ड। अब यहाँ पे हमने इसको मैकडोनल्ड पढ़ा, फिर हमने ये वाला वर्ड देखा तो हमने इसको मैकमोहन पढ़ा, ये वाला वर्ड देखा तो हमने इसको मैकग्रेगर पढ़ा। अब हमारा एक मेंटल सेट बन गया है कि जब भी ऐसे MAC एक साथ आएगा तो हमें उसको मैक पढ़ना है। और सपोज इसी के अकॉर्डिंगली किसी ने इस वर्ड को भी मैक हिनरी पढ़ लिया, तो इसका मतलब उसका मेंटल सेट बन गया है कि इस वर्ड को हमेशा मैक ही पढ़ना है। जबकि अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये मशीनरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको अपना स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वर्ड चेंज हो गया है या वो वही चल रहा है जो था। ये तो सारे नाम थे लेकिन ये नाम नहीं है पर्सन का, ये तो पर्सन, ये तो प्रॉपर नाउन थे, उसके लोगों के नाम थे, बट ये तो क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग का एक नेम है, नाउन है। तो इसीलिए स्टीरियोटिपिकल मेथड हर जगह काम नहीं आता। ये इन्होंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाया है कि जिनका एक मेंटल सेट होता है ना कि हमेशा उस चीज़ को उसी तरीके से देखना है, वो इस तरह की गलती कर देते हैं। फिर आता है फंक्शनल फिक्सडनेस, जो बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं हमारे साथ भी डेली लाइफ में। हमें पता है कि किसी चीज़ का यूज़ वैसे ही हो सकता है तो हम उसको नए तरीके से यूज़ ही नहीं कर सकते और करते भी नहीं है। फंक्शनल फिक्सडनेस मतलब हमें पता है कि अगर सीजर का यूज़ सिर्फ काटने के लिए ही होता है तो हम सीजर को किसी और चीज़ में यूज़ कभी नहीं करते, ना हम उसका कोई और तरीका निकालते हैं यूज़ करने का। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ के यूजेस पता है, अगर हमारे घर में कौन सी चीज़ क्या है। पेंसिल का यूज़ सिर्फ लिखने के लिए हो सकता है, तो हमारे माइंड में अगर कोई और उसका यूज़ ही नहीं आ रहा है, मान लो अगर कोई कहता है कि उसे बुक मार्क नहीं मिल रहा है, बुक मार्क चाहिए, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि वो पेंसिल को बुक मार्क की तरह यूज़ कर ले, या और भी चीज़ें हैं। तो अगर फंक्शनल फिक्सडनेस होगा माइंड में तो हम किसी चीज़ को नए तरीके से नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। अब आपका ये यूनिट खत्म हो गया और अब नेक्स्ट ब्लॉक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक